अभी नीट में 1 महीना भी नहीं बचा है, तो बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, तो जिनका जवाब वो आप जो एम्स में पहुंच चुके हैं उनसे जानना चाहते हैं। तो आपने अपना 600 का स्कोर 700 तक पहुंचाने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी बनाई और क्या क्या बदलाव अपने आप में किए? पेपर के टाइम नहीं सोचने कि कितने मार्क्स आ सकते हैं। प्रेशर होता है ना, तभी पढ़ाई कर सकते हैं। खुले दिमाग से कोई पढ़ाई भी नहीं कर सकता इतनी। अभी नीट में 1 महीना भी नहीं है, तो ऐसे में क्या कुछ नया पढ़ना चाहिए या जो बच्चे ने पहले से पढ़ रखा है सिर्फ उसे ही रिवीजन उसका करना चाहिए? मतलब बुडानिया सर ने जीसीआई में जो टेस्ट का सिस्टम प्रिपेयर किया है ना। नमस्कार बच्चों, मेडिकल की तैयारी करने वाले हर बच्चे की आंखों में एक शब्द हमेशा चमकता रहता है और वो शब्द है एम्स। अक्सर लोगों को लगता है कि एम्स तक पहुंचना किसी आम बच्चे की बस की बात ही नहीं है। इसके लिए तो किसी बड़े शहर में जाना पड़ता है या बचपन से ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट चाहिए। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसा आंकड़ा रखने जा रही हूँ जो आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जरा सोचिए, इस साल देश भर के अलग अलग एम्स में गुरुकृपा के कितने बच्चों ने अपनी जगह बनाई होगी? 10, 20, 50 या 100? जी नहीं, इस साल पूरे भारत के अलग अलग एम्स में गुरुकृपा के कुल 199 बच्चों ने अपना परचम लहराया है। 199 GCINs, एक ही संस्थान से 199 बच्चे एम्स के दरवाजे तोड़कर अंदर गए हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बच्चों, ये सीकर और गुरुकृपा की उस शिक्षा प्रणाली की हुंकार है जिसने पूरे देश में इतिहास रच दिया है। और एम्स दिल्ली के बाद जिस कॉलेज की कट ऑफ और क्रेज आसमान छूता है वो है राजस्थान की शान एम्स जोधपुर। आज मेरे साथ उसी एम्स जोधपुर को फतेह करने वाले 2 बेहद होनहार लेकिन बिल्कुल साधारण परिवारों से निकले असाधारण योद्धा मौजूद है। अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए और जोरदार स्वागत कीजिए हमारे चैंपियंस का, जितेंद्र और शुभ बत्रा का। आप दोनों का गुरुकृपा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि गुरुकृपा से इस बार नीट 2025 में कुल 199 बच्चों का एम्स में सिलेक्शन हुआ है, तो आप दोनों अपने नाम के आगे जब एम्स जोधपुर देखते हैं तो आपको कैसा फील होता है, पहले आप बताइए। एम्स का तो सोचा था, पर ऐसा नहीं सोचा था कि एम्स जोधपुर आएंगे। तो एम्स जोधपुर आने में खुशी तो होती है और अच्छा भी लग रहा है कि सेकंड बेस्ट एम्स आए हैं। अच्छी पढ़ाई भी होगी और फैसिलिटीज़ भी अच्छी है। घर में कैसा माहौल है? घर में तो खुशी का माहौल है, सबको बहुत बढ़िया लग रहा है कि एम्स पे सेलेक्ट हो गया, तो फीस भी कम हो गई, तो फीस की भी नहीं रहती, नहीं तो MBBS की फीस ज़्यादा चली जाती है ना। अच्छा, शुभ मैं आपसे जानना चाहूंगी। मैम कभी ऐसा सोचा तो नहीं था कि एम्स जोधपुर मिल जाएगा अपने नेट के प्रिपरेशन के वक्त? तब से माइंड में तो था कि एम्स जाना है, पर अब मिल गया तो अच्छा भी लग रहा है। घर पे भी सब खुश रहते हैं कि मतलब बच्चा एम्स में पहुंच गया। एम्स में नहीं, सेकंड बेस्ट एम्स में पहुंचा है पूरे इंडिया में। बिल्कुल, मतलब इसको तो इंडिया का ऑक्सफोर्ड बोलते हैं सारे, तो घर पे तो खुश ही हैं सब। आपके खुद की फीलिंग क्या है? मेरे को भी मतलब अच्छा ही लगता है कि एम्स जोधपुर की सीट मिल गई, वो भी अच्छी रैंक के साथ। अगला सवाल मेरा जितेंद्र तुमसे होगा, क्योंकि अभी नीट में 1 महीना भी नहीं बचा है, तो बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, तो जिनका जवाब वो आप जो एम्स में पहुंच चुके हैं उनसे जानना चाहते हैं। एक बच्चे का ये सवाल है कि अक्सर बच्चे यही सोचते हैं कि हमें कोई भी स्टेट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, एम्स तक का सपना तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो आपने अपना 600 का स्कोर 700 तक पहुंचाने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी बनाई और क्या क्या बदलाव अपने आप में किए? कभी कभार 600 आ जाते थे, पर उसका वो ऐसा दुख सा नहीं रखना होता। थोड़ी देर एनालिसिस कर दिया, 5 मिनट देख लिया कि गलती क्या है और वो गलती किस किस चैप्टर में हुई है, तो उस चैप्टर को एक बार वापस से ध्यान से पढ़ लिया जल्दी से, तो इससे वो चैप्टर तो क्लियर हो गया कि उसमें गलतियाँ हो रही थी, वो चैप्टर क्लियर हो जाएगा। फिर जो वो टेंशन रहती थी कि अब अगली बार वापस 600 आ जाएंगे, 700 कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे, तो टेंशन तो लेनी नहीं है। बिना टेंशन के जाके पेपर दे देना है और सोचना नहीं है, पेपर के टाइम नहीं सोचना है कि कितने मार्क्स आ सकते हैं। पेपर देते रहना है, वो मार्क्स तो लास्ट में अपने आप डिसाइड हो जाएंगे। मार्क्स की टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ पेपर देते रहना है आराम से। 8 के स्टूडेंट्स को अक्सर बैकलॉग की भी समस्या रहती है, कभी आज जो पढ़ा है वो भूल जाते हैं, पीछे का भूल जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि ठीक है कुछ क्लास अटेंड नहीं की है तो बैकलॉग बच ही जाता है कहीं ना कहीं, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया बिना पैनिक किए हुए? मतलब बैकलॉग तो ऐसी चीज़ है, अगर चाहो या ना चाहो हर बच्चे की किसी ना किसी टॉपिक में तो हो ही जाती है। मतलब हर बच्चे के कोई स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स और वीक टॉपिक्स होते हैं और कुछ मतलब पीछे भी बच जाता है ना, तो उसकी मतलब आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी। अगला DTS में जब वो टॉपिक आएगा ना, तब उस
मतलब जो वीक टॉपिक है ना उसको अच्छे से पढ़ लो, और जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स होंगे ना आपके उनको ऊपर ऊपर से देख के ज़्यादा टाइम मत दो एक बार, और वीक टॉपिक्स पे फोकस करो, क्योंकि अब आपकी नीट भी आने ही वाली है एक बिल्कुल। महीना में। तो अब स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे मतलब इतना भी इग्नोर मत करना उन्हें, पर उन्हें कम टाइम देना वीक टॉपिक्स के कंपैरिजन में, और अपने वीक टॉपिक्स को जितना क्लियर हो सकता है ना अभी कर लो, क्योंकि बाद में अब तो टाइम आएगा नेक्स्ट। कभी कोई डिस्ट्रैक्शन रहा है, जैसे कोई गेम्स हो, सोशल मीडिया हो? मेरे तो रहा हुआ है मतलब 11-12 में। क्या और कैसे उससे ओवरकम किया? मेरा तो मतलब मेजर डिस्ट्रैक्शन 11th क्लास में था, जो मोस्टली बच्चों का होता ही है, सोशल मीडिया ऑब्वियसली। मैं मतलब 11th क्लास में इतना सीरियसली नहीं पढ़ता था, और पूरे दिन स्क्रॉल करता रहता था इंस्टाग्राम यूट्यूब, तो उसकी वजह से मेरी पूरी 11th की बैकलॉग रह गई थी। फिर मैंने सोचा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, फिर मेरे को रिपीट करना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा कि ये डिस्ट्रैक्शन को कैसे ना कैसे तो छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने अलग अलग टैक्टिक्स अप्लाई करी कि फ़ोन को अलमारी में बंद करके रख देता हूँ, फ़ोन को स्विच ऑफ करके रख देता हूँ, तो उससे थोड़ा बहुत हेल्प तो मिला, पर मतलब ऐसे फिर भी चला तो लेते ही थे सोशल मीडिया। तो एंड में मैंने सोचा कि अब इसको गिव अप तो करना ही है, क्योंकि अभी भी नहीं छूट रहा तो फिर कभी नहीं छूट पाएगा। तो मैंने क्या किया, फिर मैं अपना फ़ोन घर पे रखाया, और मैं वो कीपैड वाला आते हैं ना वो उस फ़ोन से मतलब सिर्फ कॉल्स मिलाने के लिए उसको यूज़ करता था। तो फिर फाइनली मेरा डिस्ट्रैक्शन दूर हुआ था 12th में जाके। और फिर 11th वाला जो बैकलॉग था उसको कैसे कवर किया आपने? तो जो 11th में मेरे बहुत सारे वीक टॉपिक्स रह गए थे, वो मैंने 12th के साथ साथ मतलब जो संडेज आते थे ना उसमें कवर करने की कोशिश करी सुबह शाम। तो मेरे धीरे धीरे करके हो गए थे, और BTS तक आते आते तो वो वीक टॉपिक्स इतनी बार उनका टेस्ट दे दिया था कि अब तो मतलब आदत सी हो गई थी उन टॉपिक्स की, और वो वीक लगते ही नहीं थे एंड में आते तक। पेरेंट्स को अपने बच्चों से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि हमारा बच्चा, हमारा ये सपना है वो पूरा करेगा, और वो कहीं ना कहीं बच्चे पे प्रेशर बन जाता है। और जब आप लड़के होते हैं तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं ज़्यादा ही होता है। तो ऐसा प्रेशर क्या तुमने कभी फील किया, और अगर किया तो वो उससे कैसे ओवरकम किया, उसको कैसे अपनी ताकत बनाया? ये प्रेशर तो मतलब हर किसी के पेरेंट्स को मतलब हर बच्चे को होता ही है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि उसके मतलब ऐसा दिमाग में रहता है कि कम मार्क्स आ गए पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेगी। पर जिनको ज़्यादा मार्क्स आते हैं उनके भी ये रहता है कि अब जैसे किसी के 650 आ रहे हैं तो पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि अगली 700 लाएगा। तो ये प्रेशर तो रहता है, पर मतलब इस प्रेशर को ऐसा नहीं कि आप बुला सकते हो, इस प्रेशर को ऐसे दिमाग में रखते हुए आप पढ़ाई भी ज़्यादा कर सकते हो कि थोड़ा ही प्रेशर होता है ना तभी पढ़ाई कर सकते हैं, खुले दिमाग से कोई पढ़ाई भी नहीं कर सकता इतनी। तो प्रेशर को दिमाग में रखो, लेकिन प्रेशर को ऐसे नहीं कि पेपर के बीच में ही आ रहा है कि मम्मी क्या सोचेगी, आंसर तो मेरे पास आता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं रखना है। वो पढ़ाई तक ही सीमित रखो, बाद में पेपर के टाइम फुल रिलैक्स हो जाओ कि पेपर के टाइम सिर्फ पेपर है, क्वेश्चन है, वो आंसर दो, बाकी दुनिया में किसी चीज़ के बारे में ना सोचो, ना मार्क्स कितने आ रहे हैं, ना ही क्वेश्चन गलत होगा सही होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। पेपर के टाइम सीधा माइंड को रिलैक्स रख के पेपर देना है बस। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है कि अगर प्रेशर ही नहीं होगा तो बिना प्रेशर के तो कौन ही पढ़ता है, क्यों पढ़ाई करनी है? प्रेशर सिर्फ पढ़ने तक है, पेपर देने तक प्रेशर नहीं आना चाहिए किसी के दिमाग में। अभी नीट में 1 महीना भी नहीं है, तो ऐसे में क्या कुछ नया पढ़ना चाहिए, या जो बच्चे ने पहले से पढ़ रखा है सिर्फ उसे ही रिवीजन उसका करना चाहिए? किस तरह से पढ़ाई का ये स्ट्रेटेजी उनको बनाना चाहिए लास्ट के 1 मंथ में? जैसे अभी अब तो 1 महीना ही बचा है नीट में, तो कुछ नया पढ़ने का तो आप सोचना भी मत, क्योंकि अब तो ऐसा लगेगा अगर मान लो आपने नया कुछ पढ़ लिया तो आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि अब तो नीट आने वाली है और मेरे को ये बात भी नहीं पता थी। तो किसी नई चीज़ पढ़ने की तो कोशिश भी मत करना बिल्कुल भी। ये तो मतलब दिमाग में भी नहीं आना चाहिए कि अब उस चैप्टर की मॉड्यूल रह गई थी तो अब वो चैप्टर की मॉड्यूल पढ़ लेता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पता चल जाएंगे। पर एक्चुअली उन पॉइंट से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है इस समय में। तो अभी तो आप ऐसा करो, जो आपने नोट्स बना रखे हैं ना हर सब्जेक्ट के, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो, उसी को बार बार पढ़ते जाओ, क्योंकि वहीं से सवाल आएगा। और गुरु कृपा के मॉड्यूल्स आपने जो पहले कर रखे हैं उन्हीं सवालों का आप चाहो तो वापस रिपीट भी कर सकते हो। जो समर मॉड्यूल्स हैं आपके, उसमें बहुत शानदार सवाल दे रखे हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करते जाओ, उससे निकल जाएगा आपका। जैसे गुरु कृपा में टेस्ट लगते हैं, DTS लगते हैं, RTS लगते हैं, गोट्स लगते हैं,
तो उनका नीट के पेपर वाले दिन आपको किस तरह से बेनिफिट मिलता है? मतलब बुडानिया सर ने जीसीआई में जो टेस्ट का सिस्टम प्रिपेयर किया है ना, ये बहुत प्रिसाइज सिस्टम और कंसाइज है कि मतलब हर टॉपिक आपका बहुत बार रिवाइज हो जाएगा थ्रू वेरियस पेपर्स, जैसे आरटीएस, डीटीएस, बोर्ड्स, बाकी भी पेपर्स होते हैं यहाँ पे, माइनर होता है जो हर वीकली होता है। तो मतलब इन सारे पेपर्स को आप दे दोगे ना, तो मतलब आपके हर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आपके माइंड में आ जाएंगे कि इस कॉन्सेप्ट से इस तरह का सवाल भी बन सकता है, ऐसा भी इसको मोड़ के दे सकते हैं। तो मतलब आपको हर भी आपके वीक टॉपिक, स्ट्रॉन्ग टॉपिक का सवाल मिल जाएगा इन पेपरों में। बस शर्त है आपको पेपर देना पड़ेगा, तो पेपर तो स्किप बिल्कुल मत करना। और मतलब नेट में भी इन्हीं से सवाल आएगा, मतलब नेट का पूरा पेपर इन्हीं आरटीएस डीटीएस के पेपरों से छप के आएगा। आपको कोई नई चीज़ नहीं मिलने वाली वहाँ पे, बस वैल्यूज थोड़ी बहुत चेंज होगी, थोड़ा कॉन्सेप्ट तोड़ मोड़ के दे देंगे। तो डेफिनेटली बेनिफिट तो मिलता ही है सारे पेपर से मेरा। नीट 2025 का पेपर था, हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पेपर था और शुरुआत में फिजिक्स आई थी, सबसे टफ क्वेश्चंस उससे देखने को मिले थे, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे हड़बड़ा गए थे। तो मैं इस पेपर की तर्ज पे आपसे जानना चाहूंगी कि अगर पेपर खोलते ही 2-3 क्वेश्चंस आपके सर से निकल जाए, बाउंस हो जाए, तो फिर आप उस पेपर को कैसे टैकल करें, कैसे उसे सॉल्व करें? अब जैसे मैंने पहले बायो अटेम्प्ट की थी, बायो तो थोड़ी इजी थी तो वो तो हो गई थी, बाद में फिजिक्स पे गया था। तो फिजिक्स से क्या, तो मेरा जो सेट आया था उसमें शुरुआत से ऐसे क्वेश्चन थोड़े हार्ड से थे, तो मैं क्या करता था, हार्ड क्वेश्चन को स्किप कर देता, लेकिन ऐसे शुरुआत में 10-15 स्किप कर दिए तो डर तो लगता ही है कि ये नीट का पेपर है, डीटीएस थोड़ी दे रहे हैं, तो स्किप थोड़ी कर सकते हैं। फिर वो ऐसे मतलब डर वगैरह लगे ना, तो एक बार शांत हो जाना, पेपर को 2 मिनट के लिए छोड़ देना, फिर आराम से सोचना कि डीटीएस का पेपर ही दे रहे हैं, और रिलैक्स हो जाना और पेपर अटेम्प्ट कर देना। क्योंकि अगर देखो लास्ट टाइम ऐसे हड़बड़ा कर छोड़ दिया ना, तो कुछ नहीं मिलने वाला। और अगर ऐसा करके करा ना, पहले आसान क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लिए, फिर जो नहीं हो रहे वो अटेम्प्ट कर लिए, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्योंकि अब हमारे भी स्कोर 600 ही बन रहे थे, लेकिन अगर हम पिछले स्कोर देखें तो उसमें 600 में तो कुछ नहीं मिल रहा था, तो फिर भी हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 600 तक बनाए। अगर हम उसी 500 का पेपर अटेम्प्ट करके 500 में ही छोड़ देते तो ना तो हमारा सिलेक्शन होता, अभी हम वापस ड्रॉप लेते। तो पेपर आसान आए तो ज़्यादा खुश मत होना, क्योंकि उससे सिली मिस्टेक हो जाएगी, बिल्कुल। और पेपर हार्ड आए तो उससे नर्वस मत होना, क्योंकि उससे पूरा पेपर छूट जाएगा। पेपर हार्ड आए तो भी पेपर अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। हाँ, वो हार्ड तो सबके लिए ही है। हार्ड तो सबके लिए है, ऐसा होगा कि साइड में 4-5 रोने भी लगेंगे, लेकिन तुम्हें स्ट्रांग रहना है और पेपर अटेम्प्ट करते जाना है। इन दोनों को यहाँ देखकर आज बहुत से बच्चों को यकीन हो गया होगा कि अगर सही दिशा में मेहनत की जाए तो एम्स दूर नहीं है। बच्चों, 199 GCIN सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 199 वो कहानियां हैं जिनमें से एक कहानी कल तुम्हारी भी हो सकती है। जितेंद्र और शुभ कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, इन्होंने भी इसी सीकर की गर्मी और सर्दी में गुरु कृपा के उन्हीं क्लासरूम्स में बैठकर पढ़ाई की है जहां तुम बैठते हो। जब इनका टेस्ट बिगड़ता था तो इन्हें भी डर लगता था, लेकिन इन्होंने उस डर को अपने सपनों से बड़ा नहीं होने दिया। अगर तुम्हारे अंदर भी वो आग है, अगर तुमने भी अपने माता पिता के सिर को गर्व से ऊंचा करने का सोचा है, तो ये जो आखिरी के कुछ दिन बचे हैं ना, इनमें पूरी जान लगा दो। भूल जाओ नींद, भूल जाओ थकान, भूल जाओ दुनिया को, सिर्फ तुम, तुम्हारी किताबें और तुम्हारा लक्ष्य। जितेंद्र और शुभ, यहाँ आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, गुरु कृपा की पूरी टीम आपके साथ है। जाओ इस बार पेपर की धज्जियां उड़ाकर आओ। ऑल द वेरी बेस्ट।